तो चलिए बच्चों, अब हम प्रारंभ करते हैं गद्य भाग का ही पार्ट 1 बड़े भाई साहब का भाग 2। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। कई बार क्या होता है, हम समय सारणी बना लेते हैं, हम कई बार प्रेरित हो जाते हैं कि नहीं मैं इस कार्य को इस प्रकार से करूंगा, है ना, वो प्रेरित होकर पूर्णतः। लेकिन कुछ समय बाद ही क्या होता है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो उन्होंने टाइम टेबल बना लेना एक बात थी, लेकिन उन्होंने उसकी अवहेलना शुरू कर दी कि बना लिया। उन्होंने मन में सोचा कि हाँ देखेंगे, फिर समय आएगा जब देखेंगे, अभी तो टाइम टेबल बना के रखो। लेकिन हमारे खेलकूद में कमी नहीं होनी चाहिए। मैदान की वो सुखद जो हरियाली थी, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, कबड्डी के वह दाव भात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती। उनको बस वो खेलना याद रहता। उनके दोस्त बुलाते, मित्र बुलाते, तो वो पढ़ाई को एक तरफ रख देते और बाहर खेलने मैदान में चले जाते थे। और भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता, वो उनको डांटने का उनको मौका मिल जाता, उनको नसीहत देते रहते थे। मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। वो डांटने के लिए हमेशा तैयार रहते थे कि तुम पढ़ते नहीं हो, खेलते रहते हो हमेशा, तुम्हारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच से आदमी मोह और माया के बंधन से जकड़ा रहता है। मैं फटकार और कुड़कियां खाकर भी खेल कूदो तिरस्कार न कर सकता था। वो डांट खाकर रहते थे, लेकिन वो सिर्फ मौन रहते थे, और मौन रह करके कोई जवाब नहीं देते थे बड़े भाई साहब की डांट का, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं उनके प्रति कोई सम्मान था, भावना थी। सालाना इम्तिहान हुआ, वार्षिक परीक्षा हुई, भाई साहब फेल हो गए। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी बड़े भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया। नाई कह रहे मैं पास हो गया और भाई साहब फेल हो गए, और मैं तो खेलता रहता था और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल अब 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। मुझे देखी मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत की, मतलब मेरा अपमान किया, तो मैं साफ कह दूंगा आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। आप तो फेल हो गई, मैं पास हो गया, तो आपको कहने का अधिकार नहीं है। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आया हूँ। जवान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भाप लिया था, अर्थात जान लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। फिर भी उनको नसीहत दे रहे हैं, देखता हूँ टूट पड़े, देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया, तुम्हें घमंड आ गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ाई होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए। मरहज इम्तिहान पास कर लेना कोई नहीं असल चीज है। वो बोल रहे हैं कि अगर तुम पास हो गए तो तुम इतना घमंड नहीं करना चाहिए, और वो उनको रावण का उदाहरण देते हैं। बुद्धि का विकास, जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, जो भी पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, उसको जीवन में उतारो। किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता है। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप हरा देते थे, उसको महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। इतना ज्ञानी था, इतना सक्षम था वो उनका। मगर उसका अंत क्या हुआ, उसका अंत होने का क्या कारण था। घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा जब उसका अंतिम समय आया। आदमी और जो
कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे, ऐसा कहा जाता है चाहे वो कितने ही कुकर्म कर ले लेकिन उसको अभिमान नहीं होना चाहिए, इतराना नहीं चाहिए। अभिमान किया और दीन दुखियों दोनों से गया। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं भाई साहब, शैतान का हाल भी पढ़ाई होगा, उसे ही अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरुख ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा ही पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, एक ही कक्षा तो पास की है, अब तो तुम आगे पढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटे लगे, संयोग से ही तुम पास हो गए। एक बार हाथ न लग सकती, बार बार नहीं लग सकती, एक बार पास हो गई, बार बार ऐसे नहीं होगा। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। सफल खिलाड़ी तो वही है, ऐसा नहीं कि 10 निशाने लगाए उसमें से एक निशाना गया। मेरे फेल होने पर मत जाओ, अब वो अपनी सफाई दे रहे हैं कि मैं क्यों फेल हो गया। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में जाओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। अब जबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चबाने पड़ेंगे जब तुम मेरी कक्षा में आओगे, और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं, 8 हेनरी हो गुजरे हैं, एक ही नाम के 8 लोग हो गुजरे हैं इतिहास में। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? किसके समय कौन सा कार्य हुआ ये याद नहीं होता है। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि किस व्यक्ति के समय में कौन सा कार्य किया और मैंने अगर उनका गलत नाम लिख दिया तो सारे के सारे नंबर काट दिए। सफाचट, सिफर भी ना मिलेगा, मतलब 0 भी नहीं मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में, दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लग जाता है, आंधी रोग हो जाता है। आंधी रोग मतलब कुछ दिखाई नहीं देता है आपको उजाले में भी। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, उनको नाम ही समझ में नहीं आए, एक ही नाम के पीछे 2यम, सोयम, चहारुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देना, एक ही नाम के आगे प्रथम द्वितीय तृतीय लगा दिए। अगर वो मेरे से पूछते तो मैं उनको लाखों नाम बता देता, उनको नाम भी नहीं मिले और इसी कारण से मेरे नंबर कट गए और मैं फेल हो गया। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाहा, आ बा जा की जगह अजब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अबजा और अजब में क्या फर्क है। मुमतहिनों मतलब परीक्षक, जो अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, जो तुम्हारी कॉपियों को चेक करते हैं, जो परीक्षक होते हैं। और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात रोटी खाई, इसमें क्या फर्क पड़ता है? कैसे भी उत्तर लिखो, चाहे दाल भात रोटी लिखो, चाहे भात दाल रोटी, इसमें क्या फर्क पड़ता है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले, जो किताबी ज्ञान है, जो किताब में लिखा है अक्षर ऐसा का ऐसा ही लिख डाले कॉपी में, और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फायदा? इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा, पूछी इससे प्रयोजन, दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुरापात याद करनी पड़ेगी, जो है किताब में लिखा है, जो आपके अध्यापकों ने लिखा है कॉपी में, वो सब आपको याद करना पड़ेगा। अब कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है। जब आप पाबंदी से कार्य करते हैं, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात इस वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत, मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, जो भी कहना है जल्दी से कह दे, इसमें 4 पन्ने लिखने की आवश्यकता कहाँ है? मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रगड़ने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि
कहा जाता है। संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए नहीं, शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी, उनको बंदिश में बांध देते, बंदिश कर देते हैं। उल्टी बात है या नहीं, बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताइएगा। इतना सारा उन्होंने इनको उपदेश दे डाला बड़े भाई सामने छोटे भाई को। स्कूल का समय निकट था, लेकिन ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होगी। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। जब मैं पास हो गया, नायक कह रहे हैं कि जब मैं कक्षा में प्रथम आया हूं तो मुझे इतना बड़ा उपदेश दिया जा रहा है, और अगर मैं फेल हो जाता तो फिर मेरे तो प्राण ही ले लिए जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी रुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए, बस इतना ही पढ़ता है कि आज का इतना ही मेरा समय था पढ़ने का, इतने से इतने घंटे, और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर लुप्त हो गया और चोरों का सा जीवन कटने लगा।